पॉपुलेशन जनसंख्या के संबंध में पढ़ेंगे। जनसंख्या, भारतीय जनसंख्या की संरचना, पॉपुलेशन कंपोजिशन या प्रोफाइल ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के संबंध में बीए लास्ट ईयर में हम लोग पढ़ते हैं कि भारतीय जनसंख्या की क्या स्थिति है, जनसंख्या कितनी है। भारतीय जनसंख्या की संरचना यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो भारतीय जनसंख्या की संरचना से अर्थ ये है कि जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या में कितने स्त्री कितने पुरुष हैं, जनसंख्या में कितने बच्चे कितने युवा कितने बूढ़े हैं, जनसंख्या में कितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, जनसंख्या कितनी साक्षर है कितनी निरक्षर है, कितनी उनकी जीवन प्रत्याशा क्या है, कितनी गाँव में कितनी शहरों में। जैसे संरचना का मतलब जैसे हम अपने शरीर के बारे में समझें कि हमारा शरीर कैसे बना है, तो इसमें एक सिर है, 2 हाथ हैं, पैर है, पेट है, कंधे हैं, है ना, पेट है, सिर है, आंखें हैं, मुंह है। तो इसी तरह से जब किसी चीज के संरचना के बारे में बात होती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो किन किन चीजों से मिलकर के बना है, उसकी क्या क्या स्थिति है, क्या क्या उसके पार्ट है। तो इसी तरह भारतीय जनसंख्या की संरचना के बारे में हम आगे देखने वाले हैं। संरचना में क्या क्या चीजें आएंगी वो हम आगे समझ ले रहे हैं। तो संरचना किसी देश की जनसंख्या को आयु, लिंग, धर्म, शिक्षा, भाषा, क्षेत्र, सामाजिक वर्ग आदि के आधार पर वर्गीकृत करना है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि जनसंख्या की संरचना मतलब उसमें आयु वर्ग क्या क्या है, लिंग कितना स्त्री कितना पुरुष है, धर्म किस धर्म के हैं, शिक्षा की स्थिति क्या है, भाषा कितने हैं, क्षेत्र किस क्षेत्र में क्या स्थिति है, सामाजिक वर्ग मतलब रिजर्वेशन की स्थिति क्या है, और रिजर्वेशन के स्थान पर हम कह सकते हैं कि कितने SC ST OBC जनरल आदि हैं, इस तरह से जो कैटेगराइज करती है गवर्नमेंट। तो उस स्थिति से क्या संरचना है। यह संरचना किसी देश की आर्थिक विकास, नीति निर्माण, श्रम शक्ति प्रबंधन और सामाजिक योजना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो इससे गवर्नमेंट नीतियां बना सकती है कि किस क्षेत्र में हमें काम करने की जरूरत है और कहाँ पे हम पीछे हो रहे हैं और कहाँ पे हम ठीक ठाक आगे हैं। तो ये जनसंख्या संरचना की क्या स्थिति है या जनसंख्या संरचना में क्या क्या चीजें किस पोजीशन में है, हम इसको हम आगे समझेंगे। भारत की जनसंख्या के मुख्य आंकड़े एक मोटी मोटा हम यहाँ पे देख लेंगे कि भारत की जनसंख्या वर्तमान में क्या स्थिति है। तो कुल जनसंख्या 142 करोड़ का है या 1 अरब 42 करोड़ है 2023 के अनुसार। यूनाइटेड नेशन का ये अनुमान है। अभी भारतीय जनसंख्या की जनगणना 2011 के बाद नहीं हुई है, क्योंकि 2021 में कोरोना के कारण नहीं हो पाया और इस कारण हम लेट होते चले गए। अब 2025 में भारत सरकार ने घोषणा की है कि जनगणना करा रहे हैं और उन्होंने शुरू भी कर दिया है। तो इसमें 1 साल या 2 साल लगे, तो सरकारी आंकड़ा ये अभी तक नहीं मिला है। 2011 के अनुसार 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या थी। हर 10 वर्ष बाद जनगणना होती है, हालांकि 2021 में नहीं हो पाया। तो 121 करोड़ या 1 अरब 21 करोड़ थी, यानी कि इसमें 20 से 21 करोड़ और जुड़ गया है। इतना ही लगभग हर 10 साल में इतना ही जुड़ जाता है, 20 से 21 करोड़ जनसंख्या फिर जुड़ जाती है। और विश्व में स्थान चीन ने तो कंट्रोल कर लिया अपने जनसंख्या, तो वो पीछे रह गया। हम बिल्कुल इसमें तेजी दिखाए हैं और इसको चीन को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पे, यानी कि विश्व के नंबर 1 जनसंख्या के मामले में अब भारत हो गया है। जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिवर्ष 0.9% प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर है। जनसंख्या घनत्व 464 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व की जो बात होती है वो ये बताती है, या पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। ये अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय औसत की यहाँ पे बात हो रही है। तो राष्ट्रीय औसत यह बताता है कि राष्ट्रीय औसत कैसे निकालेंगे, तो कुल जनसंख्या में हम अपने क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। तो ये 464 कम था, शायद 333 था या 340 था 2011 में। तो इस समय बहरहाल हम 464 पहुंच गए हैं, जिसमें से शहरी जनसंख्या 35% है, यानी कि 35% जनसंख्या शहर में निवास करती है और 65% जनसंख्या गांव में निवास करती है। लिंगानुपात क्या है, तो लिंगानुपात में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। यूएन के अनुसार 1020 महिलाएं प्रति हजार पुरुषों पर है। 2021 का ये आंकड़ा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये पाया गया है कि 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। 2011 में ये 935 या 940 था, 940 था। तो ये स्थिति है। तो जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो 70 वर्ष जीवन प्रत्याशा
22 के अनुसार। तो ये जनसंख्या के एक प्राथमिक सीन है जिसमें हम ये पाते हैं हमारे भारत की जनसंख्या में। अब एक-एक करके देखेंगे लिंग संरचना क्या है, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। अभी हमने देखा कि 2011 में 443, अभी मैं 440 बोल रहा था, सॉरी, 443 943 महिलाएं प्रति हजार पुरुषों पर थी, यानी कि महिलाएं कम थी पुरुषों की तुलना में। अब 2021 में 10 साल बाद जो पाया गया है वो 1020 महिलाएं हो गई हैं प्रति हजार पुरुषों पे। तो पहले ये कहा जाता था कि पुरुष को अब इसमें 43 है, तो लगभग 57 का गैप था। 57 पुरुषों को बिना शादीशुदा का रहना पड़ेगा, बैचलर रहना पड़ेगा। अब 20 महिलाओं को साध्वी बनना पड़ेगा। कुछ राज्यों में असंतुलन बना हुआ है, कुछ राज्यों में अभी भी महिलाएं कम है प्रति हजार पुरुषों के, जैसे हरियाणा, पंजाब उदाहरण है। आयु संरचना 0 से 14 वर्ष आयु के 26% है, और 15 से 59 जिसको कार्यशील वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं वो 65 है, और 60 वर्ष से ऊपर 9% है मात्र। तो हमारे देश में बुजुर्गों की संख्या, वरिष्ठ नागरिकों की संख्या कम है अपेक्षाकृत। वर्किंग पॉपुलेशन उत्पादन में योगदान कार्यशील जनसंख्या देती है, वर्किंग पॉपुलेशन देता है, यानी कि इसी पे ये दोनों वर्ग आश्रित होते हैं। वर्किंग पॉपुलेशन पे ही ये 0 से 14 वर्ष यानी कि बच्चे और बूढ़े इन्हीं पे आश्रित होते हैं। तो वर्किंग पॉपुलेशन हमारे देश में बहुत अच्छी है। यदि हम अच्छे से प्लान करते हैं तो हम युवा जनसंख्या को उत्पादन के कार्य में इस्तेमाल करके और अपने जीडीपी को बढ़ा सकते हैं। शैक्षणिक संरचना की स्थिति क्या है, एजुकेशनल कंपोजिशन क्या है, तो कुल साक्षरता दर हमारे यहाँ 77.7 2023 का आंकड़ा है। 77.7% लोग साक्षर हैं, जिसमें पुरुष 84.7 लगभग 85%, महिलाएं 70.3 70% महिलाएं साक्षर हैं, यानी कि अभी भी साक्षरता के मामले में महिलाएं पीछे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। राज्यवार अंतर क्या है, केरल में सबसे ज्यादा साक्षर लोग हैं 94%, सबसे कम बिहार में 63%। आर्थिक संरचना क्या है, तो कृषि कृषि किससे संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से। कृषि में 45% लोग, वर्किंग पॉपुलेशन का 45% कृषि में लगा हुआ है। द्वितीय क्षेत्र में यानी कि उद्योगों में 25%, और सेवा क्षेत्र में यानी तृतीय क्षेत्र में 30%, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का 30% सेवा क्षेत्र में, यानी कि आज भी सबसे ज्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र में लोगों को प्राप्त है। धार्मिक संरचना, रिलीजियस कंपोजिशन, सेंसस 2011 के अनुसार है ये, न्यू जनसंख्या वो रिलीजियस कंपोजिशन नहीं है। तो 2011 वही पुराना वाला, उसके अनुसार हिंदू लगभग 80% है, मुस्लिम लगभग 14% है, ईसाई 2.3% है, सिखों की संख्या 2.7% है, और बाकी बौद्ध, जैन, पारसी आदि 2% है। तो सबसे ज्यादा अभी भी हिंदू की संख्या है। सामाजिक संरचना, जिसमें अनुसूचित जातियां या एससी 16.6%, 16.6% है। एसटी अनुसूचित जनजाति हमारे देश में 8.6% है। ओबीसी 42% है, अनुमानित है ये। सामान्य वर्ग 33% है। तो जातिगत जनगणना के लिए गवर्नमेंट अब अनुमति दे दी है, उसको भी अब आंकड़े आएंगे, अगले साल आ सकते हैं। भाषाई संरचना, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं और 120 से ज्यादा प्रमुख भाषाएं हैं, तो जिसमें हिंदी 44% लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, इनका मातृभाषा है। इसके अतिरिक्त अन्य भाषाएं बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बहुत सारी और भाषाएं हैं, भोजपुरी इसमें छोड़ दिया, गढ़वाली, कुमाऊनी इसमें छोड़ दिया। स्वास्थ्य संकेतक, हेल्थ इंडिकेटर्स, शिशु मृत्यु दर 28 प्रति 1000 जीवित जन्म, यानी कि 1000 शिशु जन्म लेते हैं तो उसमें 28 का डेथ हो जाता है विभिन्न कारणों से, और उसी स्थिति में मातृ मृत्यु दर 97 प्रति 1 लाख जीवित जन्म, 1 लाख जीवित जन्म, 1 लाख यदि प्रसव होता है तो उसमें 97 महिलाएं माताओं का डेथ हो जाता है। ये 2020 का आंकड़ा है। पोषण की स्थिति क्या है, तो 35% बच्चे कुपोषित हैं। यही कारण है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, एसडीआई में हमारा स्थान बहुत पीछे है। तो हमारे देश में कुपोषित बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। 35% बच्चे कुपोषित होते हैं और 19% महिलाएं अति कुपोषित होती हैं। यह एनएफएचएस का आंकड़ा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में यह पाया गया है। तो ये स्वास्थ्य का स्थिति है। कार्यबल और रोजगार, कुल श्रम शक्ति 52 करोड़ जनसंख्या हमारे पास है, जो कुल वर्किंग फोर्स है, एम्प्लॉयमेंट में है।
जिसमें महिला श्रम की भागीदारी 25% है। 52 करोड़ लोगों को लोग कार्य में लगे हुए, उत्पादन कार्य में लगे हुए, जिसमें 25% महिलाएं हैं। संगठित क्षेत्र में केवल 10% है और असंगठित क्षेत्र में 90% लोग कार्यरत हैं, छोटे व्यवसायी, कृषि, निर्माण आदि में कार्यरत है। बेरोजगारी दर 7 से 8% 2023 के अनुसार CMIE का ये अनुमान है। तो संगठित और असंगठित क्षेत्र, मतलब संगठित क्षेत्र जहाँ पे मजदूर या कार्मिक या जो उसमें कार्य कर रहे हैं लोग, वो अपने हितों की रक्षा के लिए संगठित हैं। वो बाकायदा आंदोलन कर सकते हैं, बाकायदा सरकार से अपनी मांगे रख सकते हैं। और असंगठित क्षेत्र मतलब जहां लोग कार्य कर रहे हैं उन क्षेत्रों में, लेकिन संगठित नहीं है, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, कृषि में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो उनकी जो सुरक्षा है, वो सुरक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। तो संगठित और संगठित क्षेत्र का ये आंकड़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।